Good evening, friends. Welcome to PSIRH channel. We are here to discuss topic number 5 of paper 2 section 1 PSIR optional. Today we shall discuss liberal approach towards international relation. Yesterday we had done realist approach. So let's move. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये लिबरल जो सारे बोलते हैं हमारे सारे थ्योरी जो पीस स्टडीज है, तो हम लोग जिनका जो मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस होगा वो देखेंगे। इनमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, मेटा आइडियोलॉजी की तरह हो गया है। फिर इसमें कि इनका ये भी प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी है। डिस्क्रिप्टिव तो ज़्यादा आपको रियलिस्टिक वाले दिखते हैं, उनमें डिस्क्रिप्टिव भी है, प्रिस्क्रिप्टिव भी है। यहाँ पर भी प्रिस्क्रिप्टिव है मेनली। इनका भी मेन उद्देश्य है टू स्टैब्लिश पीस। वुडरो विल्सन से इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्मेशन प्राप्त किया। इनके इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर ऑफ लिबरलिज्म को हम लोग अब देखेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर्स ऑफ लिबरलिज्म कौन कौन थे इन इंटरनेशनल रिलेशन में, बता दीजिए। सबसे पहले तो वुडरो विल्सन याद आते हैं दिमाग में। नहीं, उनके पहले ही वो तो मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज किया था स्कूल को। हाँ, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा यदि इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर ना, तो इंटेलेक्चुअल जिनके आइडियाज को ये लोग यूज किए वो होते। हॉब्स की जगह इन्होंने जॉन लॉक को यूज किया, क्योंकि बोलता है कि बैलेंस्ड व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर लिया, और उन्होंने बोलता है कि देयर इज रीजन विच हेल्प्स पीपल टू लिव इन पीस विथ अदर्स। रियलिस्ट वाले ने हॉब्स को पकड़ा, इन्होंने जॉन लॉक को पकड़ा ह्यूमन नेचर को एनालिसिस करते हुए। दूसरा है इनका प्रिकर्सर्स इंटेलेक्चुअल में इमैनुअल कांट का, जिन्होंने अपना पैम्फलेट लिखा था, उनका टाइटल था परपेचुअल पीस। तो ये बोलते हैं कि परमानेंट पीस चाहिए, खास करके यूरोपियन नेशंस के बीच के कॉन्टेक्स्ट को देख रहे थे, तो उनके हिसाब से इन्होंने 2 सजेशंस दिया कि फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स होनी चाहिए और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरा रिचर्ड कॉबडेन का, जिनमें उन्होंने बोला कि थ्रो पॉलिटिशियंस आउट। चौथा नॉर्मन एंजल का है, उनका बुक था द ग्रेट इल्यूजन। उनमें उन्होंने लिखा कि ये इल्यूजन है कि वार आर बेनिफिशियल टू विक्टर्स। ये बोलते हैं इवन विक्टर्स सफर ह्यूज लॉस। पांचवा आपका आ जाएगा वुडरो विल्सन, जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इनका अब आप लिखिए लास्ट में सबसे ज्यादा, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में आ जाते हैं लिबरलिज्म कि 14 पॉइंट स्पीच विच लेड टू इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स इन लिबरलिज्म। यस, अकॉर्डिंग टू वन बुक ग्लोबल, जो बुक आपने रिकमेंड की थी, वो टिम ड्यून जिन्होंने टॉपिक लिखा है, वो लॉक के पहले जेरेमी बेंथम को डालते हैं, क्योंकि जेरेमी बेंथम के वर्क्स में उनको सबसे पहला टर्म मिला था इंटरनेशनल। तो टिम ड्यून के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर सबसे पहला जो है वो जेरेमी बेंथम को, ऐसा वो लिखते हैं। ये तो जेरेमी बेंथम में लिखेंगे, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अब चलते हैं स्कूल्स इन लिबरलिज्म पे। कौन कौन से स्कूल्स है नाम बता दीजिए, फिर उनके रेस्पेक्टिव स्कॉलर है तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं ऐड ऑन कर दूंगा। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म वुडरो विल्सन, जोसेफ नाय भी आ जाते हैं। उसके बाद फिर सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म रोजनिये, जेम्स एन रोजनिये। फिर फंक्शनलिज्म आता है, फंक्शनलिज्म के बाद इंटरडिपेंडेंस आता है, फिर डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, फिर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। हाँ, उसके पहले इंटरडिपेंडेंस जी, उसको सबसे अच्छा जॉन एकेनबेरी ने किया था आई गेस। ये लिबरलिज्म को पहले हम लोग वेव्स डिस्कस करें कि पहले स्कूल्स डिस्कस कर ले सर? हमारे नोट्स में सबसे लास्ट में भी लिबरलिज्म है, क्योंकि वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं जॉन आइकेनबरी। वो लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल थ्योरी की एज इट इज बात नहीं करते। जी, वो आइकेनबेरी के पहले हमको ऐसा लगा कि हमारे में पहले था। चलिए ठीक है, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे स्कूल्स हैं। पहला लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, वुडरो विल्सन जोसेफ नाय है। दूसरे हैं सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, जिसमें कार्ल ड्यूस हैं, रोसेनाव है, जॉन बर्टन है। फंक्शनलिज्म वाले में डेविड मिट्रानी हैं, अर्नस्ट हास हैं, जीडीएच कोल हैं। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में माइकल डॉयले हैं। इंटरडिपेंडेंस में रिचर्ड रोसेक्रांस, थॉमस फ्रीडमैन। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में जॉर्ज आर कोहेन, जोसेफ नाई है। तो सारे का एक एक की टर्म भी है स्कॉलर के साथ, तो वो बाद में देख लेंगे, वो बाद में आते रहेंगे, तो रटते ही रहते हैं हम लोग चिट चैट के थ्रू, इसलिए अभी नहीं बोल रहा हूँ। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का आइडिया ओरिजिन कहाँ से हुआ एग्जैक्टली? उनका विल्सन का, जी सर एग्जैक्टली, जो कांग्रेस में दिया था।
और इनमें इन्होंने प्रपोज किया था कि लीग ऑफ नेशंस बनेगा टू कंटेन द एनार्की एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनका एजम्पशंस था कि देर इज ए स्ट्रगल फॉर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिकॉज देर इज नो कॉमन अथॉरिटी, तो हम लोग एक कॉमन अथॉरिटी लाएंगे जैसा कि डोमेस्टिक स्फेयर में होता है। फिर इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होगा इंटरनेशनल अफेयर में, तो उन्होंने बोला कि ये जंगल को जू में कन्वर्ट कर देंगे। याद है कौटिल्य का, वेयर इंटरनेशनल रिलेशन है वेयर जंगल लाइक अ जंगल वेयर स्ट्रेंथ ऑफ लायन प्रिवेल्स। तो इनका ये था कि जंगल को जू में कन्वर्ट करेगा, एक दूसरे को एट विल नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे विथ माइट। जोसेफ नाई ने एडवांटेजेस दिए लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के, वो अब जाकर दिए उन्होंने, क्या क्या फायदे, इसीलिए इनका लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है। तो क्या क्या इन्होंने बताया है एडवांटेजेस। एक तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, दूसरा उस प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए, तीसरा कंट्रीज जब जैसे क्लाइमेट चेंज में जब कंट्रीज कुछ कमिटमेंट देती है, एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्री कमिटमेंट जो भी है एनडीसी कंट्रीब्यूशन, तो उनके ऊपर एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन सा रहता है ना कि हाँ इसने ऐसा बोला है मोदी जी ने वहां पर, तो देयर इज लेसर चांस ऑफ डिफेक्शन। तो ये भी एक एडवांटेज देते हैं जोसेफ नाई सर। जी, तो कुल मिलाकर आपने जो बोला सारी बातें सही है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म करते हैं, फिर प्रेशर भी वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन बनता है, वहाँ पर जो बातें चलती है, और इंस्टीट्यूशन जो है प्लेटफॉर्म पर रेगुलर इंटरेक्शन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट डिफिसिट आपने जो बोला सारा कुछ है उसका एक प्लेटफॉर्म ही है इफेक्टिवली। अब एक्चुअल सिनारियो क्या है, तो एक्चुअल सिनारियो में यहाँ पर लिखा हुआ है 3 स्कूल्स ऑफ थॉट है कि एक्चुअल सिनारियो। तो पहला है इंग्लिश स्कूल बोलते हैं कि एक्चुअल सिनारियो क्या है, दूसरा रियलिस्ट स्कूल बोलते हैं कि एक्चुअल सिनारियो क्या है, फिर तीसरा बोलते हैं गेम थ्योरिस्ट की एक्चुअल सिनारियो क्या है, जिसमें जोसेफ नोगी क्वासी नेगोशिएशंस लेके आएंगे, नेगोशिएशंस। ठीक है, तो इंग्लिश स्कूल वाले क्या बोलते हैं एनार्कियल सोसाइटी। जी, कि अनार्की है लेकिन सोसाइटी अनार्किकल सोसाइटी है, थोड़ा कुछ तो ठीक ठाक है। हेडली बुल वाला, हेडली बुल का ही था ना अनार्किकल सोसाइटी। हाँ सर, इंग्लिश स्कूल में हेलेबुल ही है। जी, अब मार्टिन वाइट भी थे, तो हेडली बुल का है एनार्किकल सोसाइटी, मतलब बुल का मतलब सांड, सांड ने एनार्किकल सोसाइटी बनाया। बढ़िया, याद रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फिर ठीक है, रियलिस्ट स्कूल वाले ने 2 चीजें बताया, उन्होंने क्या क्या बताया। उन्होंने बिल्कुल काउंटर ही कर दिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जिस्ट करती है मगर फिर भी स्टेट्स गो फॉर पावर मैक्सिमाइजेशन। आपके जितने भी अजम्पशंस हैं उससे आर्म रेस तो खत्म नहीं हुई, ऊपर से फिर यूएसए और चाइना तब तक ही जो बड़ी पावर्स हैं उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, रिलीज स्कूल ने बताया जो मेजर पावर्स लाइक यूएसए एंड यूएसएसआर वो तभी तक इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व करती हैं जब तक कि उनका इंटरेस्ट उससे निकलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि यूएसए डब्ल्यूटीओ को अपने सर पे चढ़ा के घूमता था, फिर जब से एपिलिएट बोर्ड में उनके खिलाफ आने लग गया, कुछ दिन पहले $655 मिलियन का क्लेम हारे हैं चाइना से, तब फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डब्ल्यूटीओ तो डिफंक्ट कर दिया। तो जब तक है तभी तक आप लोग यूज करते हो, मतलब लिबरल्स को ऐसा क्रिटिसाइज करते थे कि जब तक आपके लोगों को इंटरेस्ट होता है तभी आप लोग इसको सपोर्ट करते हो। जी, एग्जाम्पल में और है, यूनेस्को वाले में जो विड्रॉ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप विथ रेस्पेक्ट टू इजराइल का डिसीजन जो उन्होंने लिया था, उसमें भी देखते हैं कि अपना इंटरेस्ट है तब वो रखते हैं, अदरवाइज जाओ। ठीक, सही है। तीसरा आते हैं आपका गेम थ्योरिस्ट जोसेफ नोगी, क्या बोलते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, जैसा लिबरल ने बोला वैसा है ही नहीं, एक्चुअल क्या है। नेगोशिएशंस ना सर। कुछ जी नेगोशिएशन। हाँ, इन्होंने बोलता है कि वो दिखाना चाहते, प्रिटेंड करते कि पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और इन रियलिटी वो दे आर हार्डली सीरियस अबाउट द नेगोशिएशन। आप देख लीजिए कनाडा, आप देख लीजिए वेस्टर्न कंट्री जो आते हैं क्लाइमेट चेंज में निगोशिएट करते हुए, वो करना होता तो एक्चुअली उन्हें भी पता है कि क्या करना है, बट दे आर नॉट डूइंग। रशिया माइट बी वेटिंग दैट कि लेट द क्लाइमेट चेंज, सो द कनाडा। ठीक है, अंदाजा लगा रहा हूँ, सही हो भी सकता है, किसी स्कॉलर ने बोला एनालाइज करके, तो दैट इज डिफरेंट। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि IAEA जो एक इंस्टीट्यूशन है, उनका एग्जांपल लिख रखा है कि वो रिसोर्सेज लैक करते हैं, मैंडेट लैक करते हैं। यहाँ तक यूएन पीस कीपिंग भी एक बढ़िया लिबरल इंस्टीट्यूशनल वाला है, कलेक्टिव सिक्योरिटी बेस्ड, उनको भी देखते हैं कि वो इफेक्टिवली डिफंक्ट है। जोसेफ स्टिग्लिच ने बताया था कि ग्लोबल गवर्नेंस वाले इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक डिफिसिट है।
यस ये अब आईएईए के होते हुए भी हम देखते हैं सभी लोग एलेज करते रहते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है। इसका मतलब जो बना है वो तो काम ही नहीं किया है, तभी तो इनके पास भी न्यूक्लियर पावर है। जी, तो यहाँ ये दिख जाता है कि जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट पार्टिकुलरली लिबरल स्कूल वाले, तो इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं एक्चुअली में, पावर ग्रेट पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाते हैं, वो एजेंडा का तहत आ जाते हैं, इसलिए ये काउंटर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म वाले, इंस्टीट्यूशन से आगे बढ़ते सोसाइटी में इंटर करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे थे स्टेट, तो इनका भी तो वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर पर जाए। अब सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म में आ जाते हैं कि ठीक है सोसाइटी सेंट्रिक चलेंगे, तो इनका डिप्लोमेसी पे ना सर। जी, ये वो एक टूल है, लेकिन इनका बेसिक फेथ है कि सोसाइटी सेंट्रिक करेंगे। वो तो एक टूल हो गया कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी नाम दिया गया, आप विदाउट ट्रैक टू भी कर सकते हैं चीज़ों को। सिक्योरिटी कम्युनिटी पे एम्फेसिस करते हैं ये लोग कि सिक्योरिटी कम्युनिटीज होनी चाहिए ना, ऐसा। जी, तो जब सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म आएगा तो आप स्कॉलर का नाम क्या क्या डालोगे जिसके बिना आंसर अधूरा हो सकता है? जेम्स एंड रोजनिए। रोसेनाव लिखा हुआ है, ROSENAU, रोसेनाव। जी सर, वही रोसेनाव। ठीक है। दूसरा जॉन बर्टन, काउबेब मॉडल, सोसाइटी सेंट्रिक। यस सर। तीसरा जो उन्होंने बताया सेक्रेटरी कम्युनिटी का, उनका स्कॉलर बता दीजिए। कार्ल ड्यूश। कम्युनिकेशन थ्योरी। जी जी, सेक्रेटरी कम्युनिटी। कार्ल ड्यूश का स्पेलिंग है लास्ट वाला DEUTSCH, सही भी हो सकता है। तो ये तीनों स्कॉलर जाने हैं, चाहे जैसे जाए। अब देखेंगे कि रोसेनाव ने क्या बोला। इन्होंने बोला कि वी हैव मूव्ड फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड टू सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड। जॉन बर्टन ने एक मॉडल ही दे दिया इस आइडिया पे कि बिलियर्ड बॉल मॉडल जो था स्टेट सेंट्रिक था, अब हम मूव कर गए हैं कॉबवेब मॉडल, सोसाइटी सेंट्रिक है। अच्छा, अब इनका क्या प्रिस्क्रिप्शन है पीस को अचीव करने के लिए सोशोलॉजिकल लिबरल में? ट्रस्ट डेफिसिट पीपल्स के बीच का उसको ब्रिज करना, वो बॉर्डर्स को ओपन करना, ये सब वीजा लिबरलाइजेशन, ये सब तरीके से सर। जी, इसको टेक्निकली एक वर्ड में, हाँ टेक्निकली एक वर्ड में सेक्रेटरी कम्युनिटी कार्ल ड्यूश का ही आता है, और वो इंस्पायर थे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। वहाँ पर बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपुल है या सेट ऑफ टेरिटोरियल यूनिट्स है, तो यहाँ भी आपको दिखेगा सोवरेन स्टेट, नेशन स्टेट वाला वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर का थोड़ा सा आइडिया रहेगा। उन्होंने बोला कि एक लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप कर लिया है जहाँ पर एक दूसरे के प्रति थ्रेट नहीं परसेप्ट करते हुए लोग, बल्कि वो कॉमन थ्रेट परसेप्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन, आसियान, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अटलांटिक जो भी है, तो हम लोग एक बार जब रीजनलिज्म आएगा वहाँ देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन को कॉमन थ्रेट था कम्युनिज्म से, वो लोग बढ़िया प्रोस्पर किए, मतलब एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। आसियान का भी कॉमन थ्रेट था चाइना, सार्क लैक दिस कॉमन थ्रेट और वी आर स्टिल वेदरिंग अवे। अब इन्होंने कैसे बोला कि सिक्योरिटी कम्युनिटी कैसे डेवलप होता है, अब टेक्निक बता दीजिए जो आपने बता रहा था कार्ल ड्यूश का। P2P कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पीपल टू पीपल। जी, स्पेसिफिक चीजें लिख रखा है इन्होंने, तो आंसर में स्पेसिफिक लिखेंगे तो दैट्स बेटर, अदरवाइज आपने जो बोला वो भी सही है सर। बता दीजिए क्या बोला है। जी, ये कार्ल ड्यूश का ही है, रेगुलर इंटरेक्शंस कम्युनिकेशंस वाली बातें बोलते हैं। इन्होंने अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशंस को मेजर करने के इन्होंने लिखा है कि जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा ट्रस्ट होगा, हायर इज द कम्युनिकेशन हायर इज द ट्रस्ट। और कैसे काउंट मेजर करेंगे? इंटरनेशनल ट्रेवल्स को काउंट करेंगे, वीजा इश्यूड को काउंट करेंगे, लेटर्स एक्सचेंज को काउंट करेंगे, फोन कॉल्स मेड को भी काउंट करेंगे। हाँ, तो ये जो अपन सॉफ्ट पावर वाली बातें होती है, जैसे हम पाकिस्तान खिलाड़ी को IPL में बुलाए, तो उसी एंगल में ऐसा बोल रहा है ना। सॉफ्ट पावर थोड़ा अलग है, इसको एग्जाम में यहाँ पर घुसेड़िएगा तो एक दो लाइन लिख कर निकल लीजिए, अदरवाइज सॉफ्ट उसको एनालाइज कर दिए तो गलत हो जाएगा। सॉफ्ट पावर इज काइंड ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर है कि आप प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेवल्स को, वीजा इश्यूएंस को, लेटर लिख रहे हैं, आप फोन कॉल्स कर रहे हैं, ट्रस्ट को, डिफिसिट को आप गैप कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं। सॉफ्ट पावर तो आपके पास जो है अट्रैक्शन करता है कि आपके पास है वो IPL में खेलने आ रहे हैं और आप वीजा ही नहीं इशू करेंगे, आप उनको ट्रेवल ही नहीं करने देंगे, तो ये सोसाइटी सेंट्रिक नहीं बनेगा, ऐसे समझेंगे।
ठीक है, इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि वीजा लिबरलाइजेशन, तो हेंस इन्होंने क्या बोलेंगे कि वीजा लिबरलाइजेशन करो, सोसाइटी के बीच इंटरेक्शन बढ़ाओ, इतना ही है। ये हो गया सोशोलॉजिकल लिबरल। तो ये भी आंसर आपको कहीं लिखने हैं, तो अभी तो हमारा जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो हम लोग ये आप लिख सकते हैं कि सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म कैन बी अ बेटर फॉरवर्ड इफ पाकिस्तान रिस्पॉन्ड इन द सिमिलर मैनर। जब मनमोहन सिंह थे और उसके बाद पुलवामा के पहले का ये चलता था, खास करके 2008 या उसके जब चल रहा था ना उनका मुंबई अटैक के पहले, कि वी शुड बी गोइंग लाइक दिस फंक्शनल अप्रोच दिस एंड दैट, बट पाकिस्तान इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, they are resorting to giving India 1000 bloods cuts, bleed India through 1000 cuts like a proxy war। तो ठीक है। तीसरा है इनमें फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म इज बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन सर ये पीस बाय पीस अप्रोच है ना सर, जी, और वो सेग्रीगेट करता है हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स को। एग्जैक्टली। इसमें भी एक और सेग्रीगेशन करते हैं कि डूएबल इश्यू एंड नॉन डूएबल इश्यूज, लेस कॉन्फ्लिक्चुअल, मोर कॉन्फ्लिक्चुअल। लेस कॉन्फ्लिक्चुअल डूएबल हो गए, मोर कॉन्फ्लिक्चुअल नॉन डूएबल हो गए। इंडिया में आप मान सकते हैं लेस कॉन्फ्लिक्चुअल की गेम को पूरा आपस में इंटरेक्ट कराना, पीपल को टूर वीजा पर आप जो प्रमोट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्चुअल इश्यू में आ गए जो हमारे बॉर्डर इश्यू है, टेररिज्म इश्यू है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ये सब दोनों सेग्रीगेट करके नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स का भी रोल बताते हैं कि जो पहले लो पॉलिटिक्स की चीजें हैं वो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स के थ्रू करवाओ, ताकि वो फंक्शनल इंटर लिंकेजेस बनाए और ताकि हाई पॉलिटिक्स की चीजें फिर पॉलिटिकल एक्टर्स कर पाए। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, हर हम लोग जब भी पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म तो हमेशा इंडो पाक में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इट। जो भी उन्होंने लिखा है यूरोपियन यूनियन को देखिएगा, फटाफट समझ में आएगा। ये जो अपन का जो चाइना और रशिया का पहले बॉर्डर डिस्प्यूट होता था, ये लोग मतलब इसको भी सोल्व कर लिए, तो क्या वहां पे फंक्शनलिज्म ये लोग अप्लाई किए हैं क्या, फिर वो बॉर्डर मतलब डिस्प्यूट सॉल्व नहीं, उसको दबा लिए हैं फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन, कि जब कॉम्प्लेक्स दोनों में इंटरडिपेंडेंस, पावर डिफरेंस आएगा तो फिर से रिवाइव कर लेंगे। वो अभी कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छा है। इंटरडिपेंडेंस। हाँ। चाइना इज लैंड पावर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि समवन इज फॉलोइंग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। सुब्रमण्यम बोलती हैं कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव फॉर चाइना टू एक्सपैंड, स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव एंड ज्योग्राफिकल इंपेरेटिव फॉर रशिया टू कीप इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इंटैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते सर। इसमें स्पिल ओवर इफेक्ट और स्पिन ऑफ इफेक्ट की भी बात आती है, समझ में आ जाता है। फिर इसमें फंक्शनल इंटरलिंकेजेस की बात आती है, एक टेक्निकल टर्म है। व्हाट इज फंक्शनल इंटरलिंकेजेस? सर ये CDH कोल सर हैं, उन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट को। और उन्हीं के ये जो फंक्शनलिज्म हम पढ़ रहे हैं ना, ये फंक्शनल इंटरलिंकेजेस थ्योरी से ही फंक्शनलिज्म वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। इसमें ये बात करते हैं कि जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी कि जो जो जैसे जैसे समझाऊं, जैसे EU का जो मॉनेटरी फंक्शन है वो सेंट्रल बैंक करता है, तो ये फंक्शनल इंटरलिंकेजेस का फॉर्मेशन के ऊपर ये एम्फेसाइज करते थे, और उसका उन्होंने एग्जांपल दिया था, ये वाला EU वाला मॉनेटरी सिस्टम को इधर से उधर शिफ्ट किया गया सेंट्रल बैंक में। जी, यानी क्या मतलब, एक फंक्शन उठाइए, मॉनेटरी वाला तो मॉनेटरी उठाइए, ट्रेड वाला ट्रेड उठाइए, कॉमर्स से कॉमर्स उठाइए और उसको इंटरलिंक कर दीजिए आपस में। ये एक पीरियड ऑफ टाइम में इंटरडिपेंडेंस डेवलप कर दीजिए आपस में उस पार्टिकुलर फंक्शन को, और इतना मतलब डिपेंडेंट कर दीजिए इंटरडिपेंडेंस उस फंक्शन को कि वार बिकम्स रिलेवेंट, कि लड़कर क्या करोगे, सारे जगह यूरोप करेंसी चल रहा है, आपका व्यापार हमारा व्यापार। और ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट दिया था, इन्होंने किनका है, ये एक्चुअली न्यू फंक्शनलिज्म वाले अर्नस्ट हास का है। और किन्होंने बोला था कीप द पॉलिटिशियंस आउट, एग्जैक्टली हिम, रिचर्ड कॉब्डेन ने। तो ये सर अर्नस्ट हास कहते हैं ना सर, कांट कीप पॉलिटिकल क्लास कंप्लीटली अवे। जी, तो वही हो जाएगा न्यू फंक्शनलिज्म, कि यूरोपियन यूनियन जो है एक जगह पर प्लेट्यू हो गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर से पॉलिटिकल लीडरशिप
को आगे लाना पड़ेगा, और वो अनस्टास पॉलिटिशियंस को कॉल इन करते हैं। लास्की ने प्लुरलिस्टिक सोवरेंटी दिया था, उसको ये लोग यूज कर रहे थे फंक्शनल सोवरेंटी में, कि एक फंक्शन पकड़ेंगे, उसको इंटरलिंक करेंगे, उसमें सोवरेंटी डाल देंगे कि ये मान लीजिए कि ये कॉमर्स है या करेंसी है, कॉमन करेंसी है, आप उसको कोई नहीं लीड करेगा, कोई पॉलिटिशियन उसमें घुसेगा नहीं। GDHQL वाला फंक्शनल सोवरेंटी हो गया। जीन मोनिट का यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है, जो रीजनलिज्म आएगा वहां भी देखेंगे। ठीक है सर। इसके बाद ये आ जाते हैं न्यू फंक्शनलिज्म में। तो न्यू फंक्शनलिज्म क्या है? सही सर, अर्नस्ट हास ना। जी, तो जहां पर डेविड मिट्रानी फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कोबडेन पॉलिटिशियन को आउट करते हैं, अर्नस्ट हास उनको बुलाएंगे। ये भी एक्सपीरियंस और यूरोपियन यूनियन ही है, उन्हीं को देखा, बोला कि वोल करते करते इनका प्लेट्यू आ गया है, उनको लाइए, कुल मिलाकर न्यू फंक्शनलिज्म बन गए। तो क्या डिफरेंस है? जो इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग पीरियड था, उसको जो उसके जो सोर्सेस थे, मतलब उसके जो इन्फ्लुएंसेस थे, वो रिचर्ड कॉब्डेन में दिखते हैं कि वो कहते हैं कीप द पॉलिटिशियंस आउट। बट अर्नस्ट हास, इन्होंने थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म दिखाया अपनी अप्रोच में, और इन्होंने पहले एक्सपीरियंस को देखा, और उन्होंने बताया कि यार इतने टाइम से हम इंटीग्रेशन बनाए, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन को वैसे इंटीग्रेट नहीं कर पाए। यस सर, ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। तो उन्होंने बताया बहुत ज्यादा टाइम तक आप पॉलिटिशियंस को आउट नहीं रख सकते, यू हैव टू हैव सम पॉलिटिकल विल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शनल अप्रोचेस। तो नियो फंक्शनलिज्म बोला गया, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस को वापस बुला रहे थे, इसीलिए। जी ठीक है, एग्जैक्टली। अब मैं इस पर कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद Sir, you आपके mentioned something about spin-off effect. हाँ, वो थोड़ा elaborate कर देंगे, वो क्या है? जो स्पिल ओवर है, अच्छा नहीं सर, आप ही बताइए। नहीं सर, आप बताइए ना। अच्छा, जो जैसे पहले क्या हुआ था, यूरोपियन स्टील एंड इकोनॉमिक इंडस्ट्री बनाई गई, तो उसमें सारे कंट्रीज मिलकर अपना पैसा डाले, तो उनको लगा हाँ यार इससे तो फायदा हो रहा है, तो फिर उनको एक तरीके का थ्रस्ट मिलेगा ना कि यार जब स्टील इंडस्ट्री में इतना फायदा हो रहा है तो चलो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाएंगे। तो आप देखिए, बेनिफिट ऑफ वन इंडस्ट्री इज हैविंग अ स्पिल ओवर, या फिर इन स्पिल ओवर या स्पिन ऑफ इफेक्ट ऑन द अदर बेनिफिट, मतलब ऑन द अदर इंडस्ट्री, या फिर ऑन द अदर ट्रैक्टर एज वेल। पॉलिटिकल सोशल इंटरेक्शंस के बाद आपको पता चला नहीं पॉलिटिकल इंटीग्रेशन से ज्यादा फायदा होगा, फिर पता चला नहीं कल्चरल इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, फिर टूरिज्म आया तो हमको पता चला नहीं यार हमारे पास तो इतना अच्छा दिमाग है, हम लोग एक काम करते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन करते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन से उन लोग नया टेक्नोलॉजी बनाया तो उससे फायदा हुआ। तो फिर उनको मतलब एक तरीके का ट्रस्ट मिलता है, अलग अलग स्पिल ओवर इफेक्ट, पानी भर रहे हैं दूसरे जगह में भी पानी भर गया छलक छलक के, तो वही है स्पिल ओवर इफेक्ट। So दोनों में they both are same. Spin-over and spill-over. Spin-off and spill-over are same. पॉलिटिकली जो हमारे कॉन्टेक्स्ट है वो सेम है। आप एग्जैक्ट मीनिंग, वर्ड मीनिंग मैम हिंदी में ये नहीं बता सकता। हाँ, Okay. क्योंकि No, sir, I'm not asking for exact meaning. I thought जी they जी, मैं both are समझ रहा हूँ, different. इसीलिए बोला। आप जब इस कॉन्टेक्स्ट Oh, में यूज करेंगे ना तो दोनों सेम है, okay. Thank you. और लिंग्विस्टिकली यूज करेंगे तो हो सकता है डिफरेंस हो। और ऐसे ही इस चीज़ों को ना आप यूज कर सकते हैं GS4 में भी, कि करप्शन है उसको यदि चेक नहीं किया तो स्पिल ओवर इफेक्ट है। यहाँ पर किसी ने ड्रग एडिक्ट बन गए तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है, मतलब नेगेटिव। कुछ अच्छी चीज़ें किया तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है, स्पिन ऑफ इफेक्ट है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। और आपने सर एक आपको लैंग्वेज थोड़ा यूज करते करते ऐसा हो रहा था कि मान लीजिए कल्चर में हुआ, अब करते हैं टेक्नोलॉजी में। आप उसको ऐसे जोड़िए, कल्चर में सक्सेसफुल हुआ, अब टेक्नोलॉजी में भी करते हैं, भी लगाइएगा ऑल्सो, तो मैंने इन एडिशन होगा, ऐसे चल रहा है स्पिल ओवर स्पिन ऑफ। यस सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते। अब आ गया न्यू फंक्शनलिज्म अर्नस्ट हास, ये तो हो गया। अब इस पे बात देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस की बात आती है। उसके पहले देख लेते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है उनका आप इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर बता देंगे? वो कांत ना, जी, रिपब्लिकनिज्म कांत का। हाँ, उन्होंने दो चीजें बताया था यूरोपियन में लास्टिंग पीस के लिए, क्या क्या बताया था? इंटरेक्शन बिटवीन पीपल।
सर वो एक तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में परपेचुअल पीस की बात कर रहे हैं हम, राइट? वो परपेचुअल पीस करके उन्होंने बताया था, यूरोप में वो चाहते थे कि पीस रहे, तो उन्होंने बताया था सबसे पहले तो एक जो ट्रेड है उसको ओपन ही रखो। उसके बाद वो आई गेस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे भी बोलते थे कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो शायद, या जी उनका डेमोक्रेटिक। जी एग्जैक्टली रिपब्लिकन बोल रहे थे। तो उन्होंने परपेचुअल पीस यानी कि एकदम लगातार सतत शांति नाम का उन्होंने पैम्फलेट लिखा। जैसे लिखा था लेनिन ने पैम्फलेट कि व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। फिर इन्हीं को यूज करते वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स स्पीच में दिया कि करना क्या है। उनका ना टाइटल था 14 पॉइंट्स। ठीक है, इनके मेन थ्योरिस्ट कौन थे? डीपीटी के और आरपीटी के, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। माइकल डॉयल। हाँ स्पेलिंग बता दीजिए, कंफ्यूजन है तो। OYLE, डॉयले। जी, इन्होंने लिखा कि बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोसाइटी क्या है। इन्होंने बोला कि पीपुल को इंड्स की तरह ट्रीट करें। मैनुअल कांट वाला कैटेगरिकल इंपेरेटिव भी यूज हुआ। फिर इन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या होता है? कोर्स करेक्शन होता है। प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन आता है तो उससे डेमोक्रेटिक डिसीजंस ले जाते हैं। कल्चर्स ऑफ पीस बनता है, जोन्स ऑफ पीस बनता है जो इनफॉर्मल होता है। कल्चर ऑफ पीस बनता है, इसमें क्या होता है? टॉलरेंस भी बढ़ता है। और इन्होंने बोला कि पब्लिक ओपिनियन यदि मैटर करेगा या मैटर करता भी है तो पैसिफिक और टॉलरेंट कल्चर डेवलप होता है, तो इससे ये सब चीजें आएंगी और वार नहीं होगा। इन्होंने बोला कि लिबरल डेमोक्रेसी डोंट गो एट वार विथ ईच अदर, क्योंकि नो मेजर एंड मैच्योर डेमोक्रेसी हैज गोन फॉर वार। तो ये डिस्क्रिप्टिव थोड़ा दिख रहा है। और इन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि वार्स इन यूरोप जब ही तक था जब वहां पर मोनार्कीज और ऑटोक्रेसीज थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का है थ्योरी या बाद का है? थ्योरी तो अभी का है, उन्होंने एनालिसिस किया उसके पहले का ताकि उनको एग्जाम्पल यूज किया। बाकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई है, ऑलमोस्ट सभी ने क्रिटिसिज्म दी, और सच भी है। मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को एक तरीके से फसाड की तरह लिया गया है। आप किसी के भी एक्शंस को देख लीजिए, लिबिया में नेटो के एक्शंस को देख लीजिए। आप थोड़ा और पहले चलते हैं, हम यूएसए की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को भी एक तरीके से कोट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी के फसाड के, मतलब उसकी क्या बोलते हैं हिंदी में, आड़ में, उसकी आड़ में आप क्या क्या कर रहे हैं गलत, तो वो दिखता है। चाहे वो बोले कि उस टाइम वहां पर वो थे, तो यूएसए में कौन से वो बैठे थे, या ईयू में कब बैठे थे जब नेटो ने अटैक किया लिबिया पर। तो हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे कुल मिला के ग्रुप की तरफ से, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मुझे लगता है सर ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी के बीच में वॉर नहीं होगा, कुछ ऐसा है ना थ्योरी में। वो मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बोलना चाह रहा है ना, ऐसा है? उन्होंने वो क्लियर लिखा हुआ है, लिबरल डेमोक्रेसी डोंट गो एट वॉर विथ ईच अदर, नो, याद रखिएगा। एक्चुअली आई गेस लिबरल नवीन, डेमोक्रेसी के राइट, बीच में बोल रहे हैं। कि उन्होंने बोला था द टू लिबरल डेमोक्रेसीज डू नॉट गो फॉर वॉर अगेंस्ट ईच अदर। अब उसी को उन्होंने बोला कि क्यों? क्योंकि जो लिबरल डेमोक्रेसी होंगे तो वहां पर ओपन सोसाइटी होगा, ओपन सोसाइटी होगा और पीपुल को इंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, कांट से भी प्रेरित थे इंड, और उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है लिबरल डेमोक्रेसी में, तो कोर्स करेक्शन होता है। आप जैसे माइकल डोयले आएंगे तो बोलेंगे कि कोर्स करेक्शन के लिए उन्होंने हमें रशिया में नहीं दिया, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो पीपुल ने प्रेशर नहीं डाला कि आप गलत कर रहे हैं। पीपुल को फ्रीडम ऑफ स्पीच होता तो बोलते आप गलत कर रहे हैं और लीडर नहीं अटैक करते। ऐसा होता उनका प्रेस्क्रिप्शन। प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन होता तो वो फिर डेमोक्रेसी में उनको वैल्यू मिलता है, लिबरल डेमोक्रेसी में, तो नहीं गलत काम करेंगे, लड़ाई पे नहीं जाएंगे। कल्चर ऑफ पीस बन जाता है, टॉलरेंस बन जाता है टुवर्ड्स एमोंग, मतलब अंदर में भी, और टुवर्ड्स इंटरनेशनल एक्टर्स के, मतलब। और जोन्स ऑफ पीस बन जाता है जब लिबरल डेमोक्रेसी आपस में रहते हैं, तो ये भी है। इन सब चीजों को बताते हुए इन्हें बोलते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी डोंट गो एट वॉर विथ ईच अदर। अब इनको पोजिशन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हिस्ट्री में। तो इन्होंने बोला नो मेजर एंड मैच्योर डेमोक्रेसी हैज गोन फॉर वार। दूसरा बोला कि वार्स इन यूरोप वाज वेयर देयर ओनली टिल मोनार्कीज एंड ऑटोक्रेसीज वेयर देयर। इतना है थ्योरी। आप बताइए इस पे कुछ, कि कुछ एक्स्ट्रा है तो। आप देख लीजिए, मुझे लगता नहीं कि लिबरल डेमोक्रेसी आपस में वॉर किया हो। वो अलग बात है, इसके डेमोक्रेसी के नाम पे वो मोनार्की वगैरह या मिडिल ईस्ट में इन्होंने किया है, बट आपस में तो कोई बड़े लेवल पे नहीं हुआ। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म में है, केनेथ वाल्स ने बोला कि एनार्किकल स्ट्रक्चर अभी भी है।
कोइंसिडेंस है कि नहीं लड़े? साउथ एशिया में देख लीजिए, वहां पर आपको थ्योरी बढ़िया से दिख जाए। अदर फैक्टर्स लाइक फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और कॉमन एक्सटर्नल थ्रेट भी वर्क करता है। लिबरल डेमोक्रेसी को डिटर्मिनेंट नहीं है और डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी नहीं हो सकती। चौथा क्रिटिसिज्म है कि लेजिटिमेसी देता था जिस समय थ्योरी दिया गया, खास करके बुश का इफोर्ट्स को एट प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट, खासकर इराक में, मिडिल ईस्ट में। तो इतना ही बढ़िया था तो यूएस क्यों सपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट में डिक्टेटर्स को? इन्होंने ईरान की डेमोक्रेसी को रिकॉन्साइल ही नहीं किया, मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। वो बोलते रहे कि वो उन डेमोक्रेसी नहीं है। तो इनका लिबरल वर्ड यूज करना भी उसमें आता है ना, उनका टिंज आता है अपने स्कूल का। फिर दूसरी बात होता है कि इनका एक और क्रिटिसिज्म है कि पब्लिक ओपिनियन समटाइम्स इम्पल्स फॉर वार। जर्मनी वाज डेमोक्रेसी जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 किया, जो ओर्टेगा गैसेट वाला डेमोक्रेसी। आप कोई डेमागोग आएंगे, बोला हम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर नेशन, सर्वाइवल ऑफ आवर नेशन, ग्लोरी ऑफ आवर नेशन, वी मस्ट वेज द वार। पब्लिक तो बोलेगी वी मस्ट वेज द वार। तो लिबरल डेमोक्रेसी यदि रहा तो उन पे काउंटर हो सकता है, क्रिटिसिज्म ज्यादा है। हाँ बट सर मैं सब पॉइंट से सहमत हूँ, लेकिन जो आप साउथ एशिया वाला बोल रहे हो ना, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान ले लेते हैं अपना, तो हम जस्ट डेमोक्रेसी हुए थे, मतलब इंडिया में भी डेमोक्रेसी इम्पोज किया था, पाकिस्तान में इतना नहीं है। तो आई डोंट थिंक वी आर कंप्लीट डेमोक्रेसी। उन्होंने जो डेफिनेशन सोची है उसके एम्बिट से बाहर है। बाकी जी क्रिटिसिज्म तो ठीक है। जी ठीक है, लेकिन नोट्स में है तो हमें लगता है वो किसी न किसी ने स्टडी किया होगा। ये और हमारे पास ऐसे बहुत से आंसर है जहाँ हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लिबरल डेमोक्रेसी प्रूव कर सकते हैं, पाकिस्तान को भी ना। हाँ, वो दोनों को एक्चुअली वेस्टर्न स्कॉलर से देखेंगे तो वी आर नॉट लिबरल डेमोक्रेसी। हमारा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डिटर्मिनिस्टिक हो जाते हैं। वैसे तो एक यही तो बोल रहा था एक दिन, उन्होंने एक थ्योरी बनाया, क्राइटेरिया दिया, और वो ऐसा ही क्राइटेरिया देते हैं जिसमें उनका कंट्री ऑलरेडी फिट होता है। बाकी क्राइटेरिया को देते ही नहीं, लिखते ही नहीं है, और फिर प्रूफ कर देते हैं कि यू आर नॉट, वी आर। सोशल कैपिटल को कभी वैल्यू नहीं करते थ्योरी में, वो करें मार खा जाएंगे, फिर हम बोलेंगे यू आर नॉट वी आर। तो चूंकि वही है ना ओरिएंटलिज्म जब प्रोजेक्ट एडवर्ड साइड का हमारा है कि सब में नहीं घुसेंगे डेमोक्रेसी के नाम पर। जैसे म्यांमार में अभी है डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करे, तो क्यों नहीं वो प्रोटेक्ट कर रहे? लीबिया में क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे? तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव फॉलो पॉइंटशील डेमोक्रेसी करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएंगे, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएंगे। ये सब वही सर पॉलिटिकल एजेंडा होता है इन थ्योरिस्ट का, अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए, अपने नेशन के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को। अब आ जाते हैं इंटरडिपेंडेंस पे। जी बोलिए। एवरी थ्योरीज का हर कोई ऑब्जेक्टिव होता है अचीव करने वाला। रॉबर्ट ये बोला जाता है ना यार में हर एवरी थ्योरी हैज सम पर्पस। वही। हाँ जी हम्म, ठीक है सर। हम लोग आ जाते हैं अब इंटरडिपेंडेंस पे। तो इनका भी इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर कौन थे? इंटरडिपेंडेंस में याद रखिएगा थोड़ा इकोनॉमी पे फोकस रखते हैं, तो ट्रेड पे फोकस रखेंगे। तो इनका इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर कौन आ जाते हैं? फिर हर लिबरलिज स्कूल में लगभग आ ही जा रहे हैं, वो इमैनुअल कांट है, फिर डेविड रिकार्डो हैं कॉम्परेटिव एडवांटेज वाले, याद रखिएगा ट्रेड में जब हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। और वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी जाते हैं क्लासिकल मैडम स्मिथ के साथ। तो इनका कहने का मतलब इंटरडिपेंडेंस कैसे होगा कि जब इकोनॉमी में जब फ्री ट्रेड होगा तब होगा, और जब इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा तो वार्स कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि दोनों को इकोनॉमीज में स्टेक रहता है। तो कोल्ड वार के समय दोनों सुपर पावर इंटरडिपेंडेंट नहीं थे। कॉम्प्लेक्स तो बात की बात है। आप देखिए यूरोपियन यूनियन और रशिया इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट थे, इसलिए यूरोपियन यूनियन हिचक रहे थे, अभी भी हिचक रहे। ये सर इस पे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, गैस पाइपलाइन। हाँ नॉर्ड स्ट्रीम जो था, नॉर्ड स्ट्रीम 2.0 एग्जैक्ट और वही जो बात है। अभी जो वो टीयर करता है यूरोपियन यूनियन, मतलब बोलते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, यूके के जाने के बाद
यही जो दो हैं ये स्टीयर करते हैं, तो जब उन्हीं की इंटरडिपेंडेंस रहेगी तो वो क्या ही कंट्रीब्यूट करेंगे। सैंक्शंस के सभी ऐसा क्रिटिसाइज भी करते हैं, पोलिटिकल स्कॉलर्स ने भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। 2-3 दिन में हमारे पास आर्टिकल्स भी आएंगे काफ़ी सारे, तो उसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि उस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से सैंक्शन से इतने लूज लगाए जा रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो, यूरोपियन कंट्रीज को। अब इसमें एक और स्कॉलर है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस में जो मॉडर्न टाइप के हैं, 2 स्कॉलर हैं, तो आप नाम बता दीजिए। यदि ये दोनों नहीं लिखा तो निपट जाएंगे आंसर में। थॉमस फ्रीडमैन का गोल्डन आर्चेज थ्योरी, बर्गर के लाइन में खड़े रहेंगे बजाय कि बॉर्डर पे जाने। दूसरा है रिचर्ड रोसेक्रांस का ट्रेडिंग स्टेट्स का थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला कि कंट्री शुड गो फॉर ट्रेडिंग स्टेट मॉडल रादर देन मिलिट्री स्टेट मॉडल। तो तुम 2 मॉडल दिया और प्रेफर किया ट्रेडिंग स्टेट मॉडल को। ट्रेडिंग स्टेट मॉडल में एग्जांपल देते जापान एंड जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, दोनों पीटे हुए आदमी थे, नेशन थे। दे फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर एंड नेग्लेक्टेड द मिलिट्री पावर। दूसरा है जो मिलिट्रिस्टिक स्टेट्स मॉडल है, उसमें फॉर्मर यूएसएसआर को बोलते हैं। इनका रोसेक्रांस के अकॉर्डिंग यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया क्योंकि ये ओवर स्ट्रेच्ड हो गया मिलिट्रली। अभी जोसेफ नाई जो बोलते हैं कि जो यूएस हेजेमोनी का जो लॉस हो रहा है दैट हैज आल्सो स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द ओवर रिलायंस ऑन द हार्ड पावर, मिलिट्री पावर शुड हैव गॉन फॉर द स्मार्ट पावर। और कुछ है इंटरडिपेंडेंस में? इसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का क्रिटिसिज्म मतलब ये जो रिचर्ड रोसेक्रांस का जो वो है क्रिटिसिज्म, मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था जहाँ ब्रह्मचार्य ने निक्की जापान करके कोई वो है जहाँ पर वो जापान के बारे में लिखते हैं, इंडिया जापान रिलेशंस में। तो उसमें वो बता रहे थे कि टू मच एम्फेसिस ऑन दिस इकोनॉमिक सॉरी ट्रेडिंग स्टेट, और उन्होंने मिलिट्री को इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि आज उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ रहा है ताकि अब वो वापस बजट बढ़ा सकें, और फिलहाल उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। इकोनॉमी है लेकिन कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को बिना यूएसए के डिफेंड कर पाए, क्योंकि शायद आई गेस दोनों का यूएस और जापान का भी कोई पैक्ट है, हमारे ऊपर अटैक या तुम्हारे ऊपर अटैक। तो ब्रह्म चैनल इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत ज़्यादा भी इसमें नहीं घुस जाओ, थोड़ा रियलिटी में भी रहो और अपना मिलिट्री पावर को भी डेवलप करो। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और ट्रेडिंग स्टेट बनना चाहिए। सर इनका सजेशन जाता है ना कि वी शुड रिलाई ऑन इंटरनल बैलेंसिंग रादर देन एक्सटर्नल बैलेंसिंग। हाँ, जापान वाले का पॉलिटिक्स शायद ये है कि वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद यूएस ने बोला था कि आप कभी वॉर नहीं करोगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया उन्होंने उठा के कि हम आर्म फोर्स नहीं रखेंगे। तो आर्टिकल 9 है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये उसको अमेंड करने की बात बोल रहे हैं। चला जी, सिक्योरिटी अम्ब्रेला उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है यूएसए ने। तो दे शुड फोकस ऑन, तो ब्रह्मा चलाने का वही आइडिया मेन कि सिक्योरिटी इंटरनल बैलेंसिंग पे फोकस करना चाहिए रादर देन एक्सटर्नल बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर में जो होती है ना बातें रियलिस्ट प्रिस्क्रिप्शंस उसमें है। इसमें एक और आइडिया है कि हमारे इंडो पाक रिलेशन में जो मनमोहन सिंह थे उस टाइम इन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बातें होती थी। मोस्ट फेवर नेशन हम लोग दे रखा था, क्रॉस एलो से ट्रेड को प्रमोट कर रखे थे, वीजा लिबरलाइजेशन फॉर बिजनेसमैन को भी प्रमोट कर रखे थे। तो मनमोहन डॉक्ट्रिन इज बेसिकली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। और इसमें रिचर्ड कॉब्डेन का एक आइडिया है कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थ्योरी को बोलते हैं बॉन्ड्स ऑफ इटर्नल पीस। रिचर्ड कॉब्डेन यही है जो थ्रो पॉलिटिशियंस आउट बोलते हैं। लिमिटेशंस क्या है इंटरडिपेंडेंस थ्योरी को या क्रिटिसिज्म? ये ऐसे है, ये इट डिस्क्राइब्स एवरीथिंग एज इफ एवरीथिंग इज वेल। कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, नो कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कुछ नहीं है, न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है, ट्रेड के नाम पे घुसेगा हर जगह। केनेथ वाल बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंस कुड नॉट प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 1, जबकि उस टाइम था इकोनॉमी में। फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियलिस्ट भी इनको बोलते, तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में। पहला बात, उसमें सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस था, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स पे फोकस रहेंगे। दूसरी बात, इंटरडिपेंडेंस से डिफरेंस कैसे है?
इंटरडिपेंडेंस का एजम्पशन रहता है ऑल इज वेल, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का रहता है ऑल इज नॉट वेल, cooperation in some, conflict in some. Indo-China relation, US-China relation are the classical examples in present time of complex interdependence. कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को रियलिस्टिक लिबरलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि कोऑपरेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा बिकॉज ऑफ नेशन स्टेट्स सिक्योरिटी डायलमाइटिस, बट वी शैल कोऑपरेट। इनके दो स्कॉलर्स के नाम हैं, आप नाम बता दीजिए। रिचर्ड कॉब और जोसेफ नाय। रिचर्ड कॉब रॉबर्ट और जोसेफ नाय। क्यों लिखा हुआ है? हो सकता है हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली हो। जोसेफ नाय तो सही होंगे ना? हाँ, रॉबर्ट कोहेन है, कोहेन है, ओके। KEOHANE, कोहेन। जी सर। हाँ, आगे है इनका कि ये डिस्क्रिप्टिव हैं और बाकी लोग प्रिस्क्रिप्टिव हैं, खास करके पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से। इनमें इन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी इशू जो है रिलेवेंट अभी भी है, बट इकोनॉमिक सेक्टर जो है डोमिनेट्स करता है मिलिट्री सेक्टर को। लॉ पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेलफेयर हैज हायर प्रायोरिटी ओवर हाई पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। आपको सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा वर्ल्ड में पोस्ट कोल्ड वार ऑर्डर में, जब कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट है इन कॉम्प्लेक्स मैनर। कॉन्फ्लिक्ट प्लस कोऑपरेशन आर देयर, ग्लोबल थ्रेट्स है, इसके कारण भी वो इंटरडिपेंडेंट हो गए क्योंकि नो कंट्री कैन एक्ट अलोन। थर्ड है मल्टीपल एक्टर्स हैव इमर्ज, तो सबको इंटीग्रेट कर दिया है। टेररिज्म ले लीजिए, TNC MNCs ले लीजिए। यहाँ पर दो फेमस लाइन है कि वी कैन नॉट सेलिब्रेट व्हेन नेबर्स हाउस इज बर्निंग। सेकेंड है ए सिचुएशन वेयर वन इज फोर्स्ड टू लव समवन हु वन वुड लव टू हेट। ये है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए एक बार हो सकता है। It is a situation where one is forced to love someone whom one would have loved to hate. मतलब जिसको घृणा कर रहा होता उससे भी प्यार करना पड़ रहा है। कभी कभी कपल रिलेशनशिप में ये दिख जाता होगा, हाँ, लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे लेकिन साथ ही रहेंगे। इसका एग्जांपल दे सकते हो क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी जो सेकंड वाला बोला आप? किस में? सेकंड वाला सर मजाक किए थे नवीन सर, हम मजाक को सीरियसली ले लिए क्या? अच्छा, नहीं, वो बस ऐसे ही बताया था सर, उसको लिखना नहीं। हम दे देते हैं ना, हम दे देते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में हाँ, अब देखिए चाइना ने असल में गलवान में वर्ल्ड हमारे, पॉलिटिक्स में बोल रहा हूँ। एक्चुअली सर आप मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। सेकंड वाले का एग्जांपल पूछ रहा हूँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहाँ होगा, मतलब जो सर ने चाइना बोला को लव देख हेट लीजिए, वाला वो वाला। चाइना को देख लीजिए, उन्होंने हमारे साथ जो भी ट्रांसग्रेशन हुआ उसमें हमारे कितने जवानों को हमने लॉस किया, बट स्टिल वी आर हैविंग ट्रेड ना। वो भी सबसे ज्यादा ट्रेड है, ये रिकॉर्ड तो ट्रेड हुआ है। वी वुड लव टू हिट देम बट वी आर कंपेल्ड कि हाँ यार इकोनॉमिक रिलेशंस रखने हैं। जी एग्जैक्टली। और US चाइना भी है सर, रसिया चाइना भी है, जो उन्होंने दबा रखा है बॉर्डर इश्यू को, जो शुरू में बोला था हम लोगों ने। यस सर। Sir, any example from Middle East? यही तो दिक्कत है कि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस नहीं है, वो साउथ एशिया से भी ज़्यादा वो डिस्टर्ब्ड है, नॉन इंटीग्रेटेड है, यही सब तो बात है, डिसजॉइंटेड है टेरिटरी। तो ज़बरदस्ती यदि हमें तो नहीं पता मैम, यदि आपको पता है तो बता दीजिए, हमें नहीं मिल रहा अभी तक। नहीं सर, मुझे पता था नहीं मिलेगा इसलिए पूछा था। अच्छा, ओपेक के मेंबर देखे हैं आपने? देखे नहीं, सुने पढ़े हाँ, सर। तो ओपेक के मेंबर्स को पढ़िएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा। जानी दुश्मन हो के भी ओपेक में साथ में रहते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे भी इंटरडिपेंडेंस कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। शिया सुन्नी का कितना कॉन्फ्लिक्ट है, बट फिर भी दे आर ना, दे आर ब्यूटीफुल एनालिसिस सर, बोल्ड मारा आपने हम लोगों को।
ये क्या बोल सर, आप लेजेंडरी बॉलर हैं, हम तो आपसे सीख रहे हैं सिर्फ। नहीं, वो मतलब वही आपकी महानता है। स्टंप हो गए, छक्का मारने गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें। कुल मिलाकर क्लियर तो हो गई चीज़ें, इसमें कुछ रहा नहीं। ये मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक जो इंटरडिपेंडेंस है ना, एक सिंगल है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, इसमें मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल, सिक्योरिटी सब इंटरलिंक हो गए। ये भी ये सजेस्ट करते हैं कि सोवरेनिटी ऑफ अ स्टेट हैज बिकम लिमिटेड एंड स्टेट्स आर फोर्स्ड टू कोऑपरेट। ये भी बोलते हैं, ये बताते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट एनार्किकल बट इट इज इन द स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। और ये कुल मिलाकर एक कॉबवेब मॉडल के नज़दीक आते हैं। तो प्रेजेंट फीचर्स ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, जो पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड ऑर्डर है, आप उसको इंटरडिपेंडेंस से आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आ जाइए, आपका ये खत्म हो गया। इसमें यदि और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, अदरवाइज लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को देखेंगे कि कैसा चल रहा है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि न्यू रियलिज्म के बाद कोई थ्योरी जो प्रेजेंट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है वो यही लग रहा है मुझे। आगे बाकी लिखा सब कोई हुआ ऐसी ऐसी है नहीं है। रियलिस्टिक लिबरलिज्म है। ये ग्रेट डिबेट हुआ था, नियो लिबरल, नियो रियलिस्ट। आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के व्यू को एकोमोडेट करते हैं। नियो लिबरल वाले जो यहाँ पर आपने देखा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट, रिलेवेंट। नियो रियलिस्ट वाले ने भी एक्सेप्ट किया कि देयर आर एनार्किकल सोसाइटी काइंड्स ऑफ थिंग। तो आपको ये दिखेगा, न्यू न्यू डिबेट भी बोलते हैं उनको। तो जो आप बोले वो इस कॉन्टेक्स्ट में, ये दोनों फिर जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बुरा लगने लगता है कुछ को, बोलता है ये तो पूरा कंसेंसस बना लिया, फिर हम रियलिस्ट कैसे रहेंगे, लिबरल कैसे रहेंगे। भूल गया नाम, किनको बुरा लगा था सर, वो भी स्कॉलर थे। आप देखते हैं कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। व्हाट इज लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर? जिसमें क्राइसिस आएगा और हमेशा वो डरता ही रहेगा कि ये आ गया क्राइसिस, वो आ गया कोरोना, आ गया क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल आ गया क्राइसिस, अच्छा यूक्रेन में संकट है, क्राइसिस आ। तो हम लोग पहले देखेंगे कि व्हाट इज लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। बोला जाता है इट इज एन अल्टरनेटिव टू वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के, वन बाय वन। International organizations, promotion of free trade, and promotion of democracy and human rights. जी, अब देखेंगे कि फ्री ट्रेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, सारे आपको लिबरल वाले वैल्यूज मिल रहे हैं। और ये बेस्ड है वुडरो विल्सन 14 पॉइंट्स स्पीच, जब उन्होंने बोला कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कुल मिलाकर जॉन आइकनबरी अभी के समय में, अच्छा ये पोस्ट वर्ल्ड वार के आगे आ रहे थे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, फिर उसके बाद न्यू लिबरल हो गए इकोनॉमिक में रीगनिज्म और थैचरिज्म के साथ। जॉन आइकनबरी ने आर्टिकल लिखा था, इनमें उन्होंने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को 3 फेजेज में बांटा, लिबरलिज्म 1.0, 2.0, 3.0। आज लामा साहब नहीं आए 3.0, ठीक। लिबरलिज्म 1.0 में क्या था ये बता दीजिए। Of League of Nations. उसका फेट क्या हुआ? रिजल्ट क्या रहा? फेल हो गया ना वो तो। हाँ, फेल हो गया, कोलैप्स हो गया। और World War II हो गया। हाँ, और EH कार जो 20 ईयर्स क्राइसिस लिखा उसके कारण उन्होंने यूटोपियन बता दिया इन लोगों को, और रियलिस्ट और आइडियलिस्ट के बीच में डिबेट हो गया और रियलिस्ट वॉन किए, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। लिबरलिज्म 2.0 राइज हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब इसमें कौन इंस्टीट्यूशंस बने? ये वर्ल्ड बैंक, IMF वाले। World ये Bank, इकोनॉमिक हो, UN,
हाँ, पॉलिटिकल में यूएन हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गए, और कुल मिलाकर अदर यूनियंस भी बने, आसियान में भी आप देख सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन भी बने, सब कोऑपरेशन कर रहे थे। और कुल मिलाकर यहाँ पर जब एग्जाम्पल लिखते हैं ना, तो IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, EU को ही ये लिबरल मान रहे हैं, याद रखिएगा आइकनबरी को, हाँ भले सर, वो वो वहाँ। अपना स्टाइल मान के चलते हैं। जी एग्जैक्टली। इन्होंने ये भी लिखा कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर वाज लिमिटेड टू वेस्टर्न वर्ल्ड, और इन्होंने बोला कि उस टाइम लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो 2.0 चल रहा था, तो इनको सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ से आया? आंसर में लिखना यूएसएसआर पड़ेगा। ने सोशलिस्ट वर्ल्ड बनाया था, जी, तो कम्युनिस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड। हाँ एग्जैक्टली मैम, कम्युनिस्ट मॉडल के थ्रू इन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल को चैलेंज किया, तो वो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट वर्ड ये नहीं यूज कर रहे हैं आइकनबरी, बोले वी आर लिबरल, दे वे आर सोशलिस्ट। तो वो सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू चैलेंज आया, उसको इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड बोला, और आगे बाकी लोग भी बोलते हैं। हम लोग बचे नेहरू जी वाले नाम के, थर्ड वर्ल्ड। कुल मिला एक क्वेश्चन, ये जो थर्ड वर्ल्ड है, ये सिर्फ हमको इसलिए बोला जाता है कि हम उन दो पोल का पार्ट नहीं थे, या फिर इकोनॉमिक एंगल भी है? सर इतना डिटर्मिनिस्टिक हो क्या आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, किन्हीं को पता है तो बता दीजिए। चलिए सर, आगे चलिए, फिर देख लेंगे कब। ठीक है, कुल मिलाकर ये बोलते हैं कि जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, तो लिबरलिज्म 3.0 स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद। इसमें फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री का झंडा लेकर आए, रियलिज्म डिफेंसिव हो गया, और लिबरलिज्म वाज एट इट्स हाईएस्ट स्टेज और स्ट्रॉन्गेस्ट फेज जो भी है। ये हो गया लिबरलिज्म 3.0। अब हम लोग देखेंगे आइकनबरी का एनालिसिस है। इसके बाद स्टार्ट होगी कहानी कि इनको कहाँ कहाँ से काउंटर होना स्टार्ट हुआ, लिबरलिज्म, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को कहाँ कहाँ से इनको चैलेंजेस मिले। तो सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं कि 9/11 वाली घटना है, उसमें दिखा जाता है कि इनको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से चैलेंज मिला, और चाइना से चैलेंज मिला, बाद में कॉम्प्रिहेंसिवली स्टार्ट हुआ। एक चीज़ और है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इनको चैलेंज मिला, खास करके पोस्ट कोविड में जो गेटेड इकोनॉमी आने लगे, उसमें भी इनको चैलेंज देख सकते हैं आप। तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में बोला जाता है कि 9/11 में WTC का सिलेक्शन एज टारगेट वाज आल्सो हैविंग पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस, तो वहाँ पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस विजुअलाइज होते हैं। पीक ऑफ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का वो जो WTC एक सिंबल माना जाता था ग्लोबल फ्री ट्रेड का, उस पर भी अटैक करना, उस टारगेट सिलेक्शन का भी पॉलिटिकल रेमिफिकेशन था, इंपॉर्टेंस था। एक तो वो चैलेंज हुआ, एक चाइना का राइज हुआ। अब एनालिसिस में ये भी इनको काउंटर किया जाता है इंटेलेक्चुअली कि द सो कॉल्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर वाज नेवर लिबरल इन रियल सेंस। क्यों? हम लोग साथ जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज वो रिलेक्टेंट होते हैं अकोमोडेट अदर्स व्यूज, खुद टॉलरेंट है नहीं, और हमें बताते हैं कि यू शुड रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। वियतनाम में उन्होंने पूरा एजेंट ऑरेंज का यूज कर करके ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किए थे, और वो इराक में भी, अफगानिस्तान में भी। हिरोशिमा वाज द पीक ऑफ ह्यूमन राइट मूवमेंट बाय लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। उस टाइम लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था, उसको बोलेंगे ही नहीं, नाम ही नहीं डालेंगे। फिर इन्होंने बोला, हम लोगों ने बोला ना कि उन्होंने खुद ही इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए स्टेप्स नहीं लेते। UNSC का ले लीजिए, WHO का ले लीजिए, IMF का ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक का ले लीजिए, किसी भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ले लीजिए, उन्होंने अपने होस्टेज बना रखा है अपने एजेंडा के लिए। तो प्रेजेंट स्टेटस जो है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था 2017 में, तो वहाँ पर एक्सेप्ट ही कर लिया गया था कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इज फेसिंग द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो पहले बोला जाता था, क्यों? क्योंकि पहले तो बाहर वाले एक्सेप्ट काउंटर करते थे जैसे हम लोग, लेकिन अब है कि अंदर से ही काउंटर होने लगे। आपको अभी के हिसाब से मिलेगा कि कुछ वेस्टर्न कंट्री में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म राइज हो रहा है,
दूसरा है कि ब्रेक्सिट का इश्यू था उस टाइम, खुद ही कोलैप्स हो रहे थे, बाहर जा रहे थे। थर्ड है यूएसएस का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी था और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से उनका रिट्रीट हो रहा था। आप और डाल सकते हैं कि इन द वेक ऑफ कोविड क्राइसिस पोस्ट पैंडेमिक में वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को, WTO को भी वो आगे रिट्रीट कर रहे थे, डिसफंक्शनल बना रहे थे डिस्प्यूट मैकेनिज्म को। फिर ये गेटेड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट भी है, ये सब है। हाँ, एक चीज और ऐड करूंगा जो पॉलिटिकल है थोड़ा, मुझे लगता है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन जो इलेक्शन हुआ था जैसे यूएस में, तो ट्रम्प ने रिफ्यूज कर दिया था ना कि इलेक्शन में दिक्कत हुआ है, तो उनका ही देख लीजिए आप, मतलब कि अंदर से ही चैलेंज हो रहा है कि दे आर नॉट फॉलोइंग देयर ओन रूल की डेमोक्रेसी में। जैसे इंडिया में क्या होता है, ट्रांसफर पावर तुरंत हो जाता है, इंडिया में ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो गया, जो ट्रम्प वालों ने धमाल किया वहाँ पे, तो वो देख जी लीजिए। ठीक है। और एक इन्होंने एक लिखा है, एक स्कॉलर का नाम नहीं बताता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इन्होंने लिखा है कंक्लूडिंग के आने से पहले कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इज क्रम्बलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ ट्राइबलिज्म, इकोनॉमिक डिप्रेशन, पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये सब। कैगन। जी, रॉबर्ट कैगन है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है ग्रोइंग ट्राइबलिज्म या न्यू मीडिएवलिज्म। इसको सर जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म भी बोलते हैं। जी जी। अच्छा, ये न्यू मीडिएवलिज्म का नाम दिया था इन्होंने, रॉबर्ट कापलान ने, न्यू मीडिएवलिज्म, जी मार्को पोलोस वर्ल्ड वाले बुक में। उनमें बोलते हैं कि फिर से वैसे ही एथनिक आइडेंटिटी राइज हो रहे हैं, एम्पायर्स खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पे कब्जा कर रहे हैं। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में किस स्कॉलर का नाम आप यूज करेंगे? यदि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में किस स्कॉलर का नाम यूज करेंगे उसको लिखते समय? सैमुअल पे हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये भी इनको चैलेंज करता है ना लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को, वो इमैनुअल वालस्टीन वाला स्वान सॉन्ग बोलते हैं, बारबेरिज्म। फिर यूएस हेजेमनी को डिक्लाइन हो रहा है, तो ये भी चैलेंज आ गया ना, ग्लोबल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कौन करेगा? फिर रिविजनिस्ट स्टेट्स भी इनको चैलेंज कर रहे हैं, रसिया है, चाइना ही है मेन, ईरान से भी चैलेंज आ रहा है, तो ये भी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को थ्रेट है, क्योंकि लीडर को कर रहे हैं। और बैक में जाइएगा तो देखिएगा उसमें रिफ्यूजी क्राइसिस जब ह्यूमन राइट्स का आया था, तो जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जो मेडिटेरेनियन रिफ्यूजी क्राइसिस आया तो उस टाइम में उन्होंने गेट बंद कर लिया अपना। ये भी आप देख सकते हैं कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को थ्रेट था। एंटी माइग्रेशन जो सेंटिमेंट थे यूएसए में, वो भी सिलेक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं, क्वालिटी वाले को, पैसे वाले को, स्किल वाले को, नॉलेज वाले को, और बोलते हैं वी आर लाइक ए मेल्टिंग पॉट। अब मुझे लगता है मेल्टिंग पॉट की जगह उन्होंने पॉट को गर्म कर रखा है इतना ज़्यादा कि मेल्ट हो जाता है। वैक्सीन नेशनलिज्म बोलते हैं क्या, वैक्सीन नेशनलिज्म जो कर रही है? इसमें थोड़ा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से नहीं जोड़ पा रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मुझे लगता है दैट इज़ मोर अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक, पर्सनल कैपेसिटी, ये सब आ जाता है, वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़े। हाँ वो भी है कि जब आया जरूरत तो कहाँ उन्होंने इक्वलिटी प्रमोट किया, ह्यूमन राइट्स को देखा सबका। तो मॉर्टन कापलान का देख लिया, न्यू मीडिएवलिज्म है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। कगान का देख लिया, सिस्टमेटिक इकोनॉमिक क्राइसिस है, ट्राइबलिज्म ग्रो कर रहा है, नेशनलिज्म है, जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म, ये सब चल रहा है, लोकलाइज पावर आ गया, पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आ गए। अच्छा, ये एक लिखा हुआ है क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पर कि शुड लिबरल ऑर्डर कंटिन्यू? यस सर। रीजंस? स्टेबिलिटी। वेयर? थ्रू द वर्ल्ड, क्योंकि लिबरल ऑर्डर से पहले ऐसा कौन सा ऑर्डर था जिसने वर्ल्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी? और लिबरल अपने आप को मॉडिफाई भी करता रहता है ना टाइम के साथ। आई मीन टाइम लगता है, नो डाउट, क्रिटिसिज्म के बाद दे आर ओपन टू सजेशन एंड टॉलरेंट एंड चेंज करते रहते, तभी तक वो भी चल रहा है ना। ठीक है, आप लोगों ने जो बताया वो एक रीजन है और वो सही है। दूसरा रीजन है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा भी तो मिल रहा है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में, फ्री राइडर के तौर पे ट्रेड बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण इनको सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, ग्लोबलाइजेशन इसका आउटपुट रहा है ना, प्रोडक्ट एज ए प्रोसेस।
अच्छा, तो अभी वे फॉरवर्ड में क्या बताएंगे? ये तो बता दिया कि इट शुड बी कंक्लूजन है, वे फॉरवर्ड कैसे इनको बचाना है? पोस्ट वाशिंगटन कंसेंसस हुआ था तो उस पर थोड़ा फोकस किया जाए, उसमें थोड़ा अमेंड करे, थर्ड वर्ल्ड का कंसर्न लेके आए, तो ये चीजें हो सकती हैं। इसको ऐसे पकड़िए, यहाँ लिखा हुआ है, उसी को पढ़ रहा हूँ। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कैन बी प्रोटेक्टेड इफ द लिबरल कंट्री शो रियल कमिटमेंट टू द वैल्यूज ऑफ लिबरलिज्म। याद कीजिए, सारे इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म कीजिए, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, डेमोक्रेटिक इन कैरेक्टर बनाइए, ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट कीजिए, और पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट को ना देखते हुए ग्लोबल ऑर्डर, ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को इन ट्रू सेंस देखते हुए अपनी आर्मी को भेजिए, मतलब अपना कमिटमेंट शो कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। एंड दे शुड गो फॉर नेसेसरी रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ये किसने लिखा है सजेशन? बस नोट्स में लिखा है सर। मैं बताता हूँ ना, सर एक बार हम यहाँ लोग, पर हम एक हाँ यस प्लीज मैम बोलिए आप। नहीं आप बोलिए। अच्छा, हमने ना यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, किसी ने भेजा था हमको, हार्वर्ड में या किसी ऐसे ही बड़े कॉलेज में जोसेफ नाय एक स्पीच दे रहे थे, शायद शायद जोसेफ नाय थे। इसलिए जो ये डायलॉग है ना, ये उन्हीं का है, द यूएसए शुड स्टैंड अप टू इट्स स्टैंडर्ड। उससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को, ऐसा ही कुछ बोला नहीं, था उन्होंने। मैं नहीं बोलेंगे इस स्टेटमेंट को नहीं बोलेंगे, वैल्यू लेडन है और ये हाईली पार्शियल है। यूएस सर कोई शुड और स्टैंड अप टू इट्स स्टैंडर्ड। उनका स्टैंडर्ड बताऊंगा तो आप बोलेंगे यूएस मस्ट लिव इट्स स्टैंडर्ड। लो, हाँ सर वो तो है। आप बोलिए कि ग्लोबल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में जो लिबरलिज्म का जो कोर वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करे। वो यूएस का क्या स्टैंडर्ड है? वो कोल्ड ब्लडर मर्डर है। वो वियतनाम में क्या करा है? एजेंट ऑरेंज फिर से यूज करें? यही उनका स्टैंडर्ड है। यही चीज उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था कि द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर शुड स्टैंड अप टू द इंटरनेशनल ऑर्डर, लेट बिहाइंड यूएसए स्टैंडर्ड अप टू वो दैट मियर ऑर्डर। आई साइमर मतलब है मैं सर, ये ढूंढता हूँ उस आप कल वीडियो को। परसों देखा है ना? मीर मियर साइमर थे क्या? बस हाँ, वो मियर, नहीं नहीं सर, ये तो नहीं नया वाला। मीर सैमर तो वो बता रहे हैं कि यूक्रेन इशू क्यों हुआ है। अच्छा ये अच्छा, बहुत पहले का, ये आई ये थिंक 2016-17 का जब वो जोसेफ इलेक्शन थे। नाई का भी प्रिस्क्रिप्शन ना आपको यूएसए को फोकस में रखते हुए वो बताते। हाँ हाँ वो सब प्रिस्क्राइब कर रहे अपने फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को। तो ठीक है, हमारा ये कंक्लूजन ज़्यादा कंक्लूसिव है लिबरल वाला, कि लिबरल वैल्यूज को पकड़िए, जिसको आप बोलते हैं लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, है ना? अब वोक द ये टॉक वाली बात है। जी अभी आप मैम कुछ बोल रहे थे, आप बता दीजिए। Sir, I was saying जो recent फरीद ज़कारिया का book है, the name is 10 Lessons for the Post-Pandemic World. So in this he was asked if capitalism has failed pandemic, after pandemic or during pandemic. So उनका जो answer था, I think that can be relevant here. So answer was like 20th century ended with triumph of social and democratic capitalism over both socialism and capitalism. And the real challenge for the pandemic is quality of the state. So I think जो भी पुतिन सर ने भी इनडायरेक्टली बोला था कि हमें जो वैल्यूज हैं उन पे फोकस करना है, तो यहाँ पे हम इनको कोट कर सकते हैं फरीद ज़कारिया को, that quality of the state needs to be improved, जी not the values. जी ठीक। फिर जकारिया सेंट्रिस्ट है, ना लिबरल गए ना सोशलिस्ट गए, वो लिबरल सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में गए। उन्होंने हेल्थ पे ही फोकस करने को बोला, बोला कैपिटलिस्ट पे छोड़ देंगे तो वो क्या होता है वो दिख गया। वो उन्होंने बोला कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में है। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि कोरोना पैंडेमिक खत्म हो गया। उनका कहने का मतलब था कि पहले जो बुबोनिक प्लेग आया था, जो कहाँ आया था, रोमन एम्पायर में आया था, फिर एक आया था स्पेनिश फ्लू। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने रहना सीख लिया है। पहले 100 साल लग जाते थे महामारी को पकड़ने में और उनके बैक्टीरिया को पहचानने में, अब विथ इन डेज पकड़ लेते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है पोस्ट पैंडेमिक। इससे क्या सीखते हैं जी? और कुछ बोलना है लिबरलिज्म पे, क्योंकि ये फिनिश हो चुका है। नो सर। ठीक है, स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।